नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं नवीन मौजूद हूँ स्टूडियो में और आज मेरे साथ हैं तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए खेल विशेषज्ञ मोना पार्थसारथी। मोना, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। नजर अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने चौथे दिन बिना कोई विकेट गंवाए 4 रन बना लिए हैं। हॉकी में भारतीय महिला हॉकी टीम और अर्जेंटीना जूनियर महिला हॉकी टीम के बीच मुकाबला ड्रॉ। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिना मारिन ने पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट चेन्नई FC का मुकाबला ईस्ट बंगाल से। मोना, ब्रिस्बेन में क्रिकेट का रोमांच अपने पूरे शबाब पर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 4 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 4 और शुभमन गिल बिना कोई रन बनाए क्रीज पर हैं। भारत के सामने जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य का है। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं अतहर की रिपोर्ट। आज चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन से आगे खेलना शुरू किया। इसके बाद डेविड वार्नर और मार्कस हैरिस ने 89 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर तेज शुरुआत दी। भारत को चौथे दिन शुरुआती 1 घंटे के खेल के बाद लगातार 2 ओवर में 2 सफलता मिली। ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका शार्दुल ने दिया। उन्होंने मार्कस हैरिस को 38 रन पर विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद डेविड वार्नर 75 बॉल पर 48 रन बनाकर आउट हुए। वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें LBW किया। सिराज ने स्मिथ को 55 रन पर पवेलियन भेजकर ऑस्ट्रेलिया को 5वां झटका दिया। स्मिथ का कैच स्लिप में कप्तान अजिंक्य रहाणे ने लिया। सिराज ने दूसरी पारी के 31वें और अपने 8वें ओवर में 2 विकेट लिए। तीसरे विकेट के तौर पर मार्नस लाबुशेन 25 रन बनाकर आउट हुए। स्लिप में रोहित शर्मा ने उनका कैच लिया। इसके बाद ओवर की आखिरी बॉल पर सिराज ने मैथ्यू वेट को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। विकेटकीपर ऋषभ पंत ने उनका कैच लपका। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में 294 रन बनाकर आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया की ओर से स्टीवन स्मिथ ने सबसे अधिक 55 रन बनाए, जबकि भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट लिए। 4 मैचों की श्रृंखला अब तक 1-1 की बराबरी पर है। दोनों देशों के बीच टेस्ट श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। इसका फाइनल लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर जून 2021 में खेला जाएगा। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष 2 टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अतहर सईद, स्पोर्ट्स स्कैन। हालांकि बारिश ने 2 बार इस मैच को व्यथित किया था और अगर ये सब नहीं होता तो शायद कुछ और रन बनते या शायद मैच में कुछ और रोमांच होता। बिल्कुल 2 बार, एक बार टी ब्रेक से ठीक पहले और एक बार निर्धारित समय से पहले बारिश 2 बार खलल पड़ा। लेकिन जिस तरह से ये पूरी श्रृंखला रही है, टेस्ट श्रृंखला, लोग कहते हैं कि टेस्ट मैचों से लोगों की रुचि खत्म हो रही है, लेकिन इसने जरूर वो रुचि फिर से जगाने का काम किया। और अब देखिए, दोनों टीम एकदम बराबरी पर है। 5वें दिन मुकाबला है। भारत को 324 रन बनाने हैं, ऑस्ट्रेलिया को 10 विकेट लेने हैं। अभी कोई कयास ये लगाया नहीं जा सकता कि किसका पल्लड़ा भारी रहेगा। कल पहला सत्र जरूर काफी महत्वपूर्ण होगा। और आज के खेल की अगर हम बात करें तो बातें हो रही थी कि मोहम्मद शमी नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, उमेश यादव चोटिल हो गए हैं और ये भारत का युवा ब्रिगेड है जो गेंदबाजी का, क्या ये पूरे 10 विकेट ले पाएगा? दोनों पारियों में आप देखिए प्रदर्शन, कुल जमा अनुभव के नाम पर एक शार्दुल ठाकुर पहले 10 गेंद फेंके थे 2018 में जब उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला टेस्ट खेला था। 10 गेंद फेंकने के बाद वो चोटिल हो गए थे और काफी खराब उनका डेब्यू रहा था। उनका प्रदर्शन देखिए, 4 विकेट और पूरे मैच में 7 विकेट उन्होंने लिए हैं। मोहम्मद सिराज और वॉशिंगटन सुंदर, टी नटराजन, इन सब ने इस श्रृंखला में पदार्पण किया है टेस्ट क्रिकेट में। और जिस तरह से आज ऑस्ट्रेलिया ने सुबह जब खेलना शुरू किया, एक भी विकेट उनका नहीं गिरा था। सारे विकेट ऑस्ट्रेलिया के लेना बहुत बड़ी बात है। और जो निर्णायक मोड़ था, मुझे लगता है वो 31वां ओवर जो सिराज ने फेंका था, जिसमें उन्होंने मार्नस लाबुशेन और मैथ्यू वेट दोनों के विकेट लिए, एक अच्छी बनती दिख रही साझेदारी को तोड़ा। और वहीं से भारत ने जो शिकंजा कसना शुरू किया, हालांकि गाबा की पिच है और ये सिडनी की पिच से बिल्कुल अलग है और इस मैदान पर चौथी पारी में इतना बड़ा लक्ष्य अभी तक किसी टीम ने हासिल नहीं किया है, तो भारत के सामने भी चुनौती काफी कड़ी है।
है, लेकिन यहाँ पर इन गेंदबाजों की और खासकर मोहम्मद सिराज की मैं विशेष तौर पे तारीफ करना चाहूंगी। पूरा आप देखिए, जब वो आए यहाँ ऑस्ट्रेलिया, उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, काफी गम में थे, लेकिन उन्होंने खेला और उसके बाद नस्लीय टिप्पणियों का उनको सामना करना पड़ा। उसके बाद भी उन्होंने इस तरीके का जो प्रदर्शन दिया है, वाकई काबिल तारीफ है। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग करी है और जो एक सपना होता है कि कोई भी एक बॉलर एक इनिंग के अंदर 5 विकेट लेगा, हालांकि जोश हेजलवुड ने भी किया है, लेकिन सिराज के साथ एक डेब्यू टेस्ट था, डेब्यू से अगला टेस्ट था और उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, एकदम नया, अभी उनके पास अनुभव, अगर हेजलवुड से तुलना करें तो कुछ भी उनका अनुभव नहीं है। कुल जमा उन्होंने ये एक श्रृंखला ही खेली है, आईपीएल से सीधे आए हैं, तो और परिस्थितियां उनके बहुत प्रतिकूल थी, उसमें उनका ये प्रदर्शन वाकई काबिल तारीफ है। आज हमने देखा कि आज के दिन 10 विकेट गिरे हैं और भारतीय बॉलरों ने, उन बॉलरों ने गिराए हैं जिनके पास कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। कल जब 5वें दिन का खेल शुरू होगा तो एक 10 विकेट ऑस्ट्रेलियन टीम को गिराने हैं, भारत को 10 विकेट बचाने हैं, 324 रन बनाने हैं। हालांकि अगर एवरेज देखा जाए तो 3.6 का एवरेज आता है अगर 90 ओवर का मैच होता है। क्या भारत जीत सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि मौसम का मिजाज कैसा रहता है। अगर बारिश होती है तो बहुत मुश्किल है इस मैच का कोई नतीजा निकल पाना, लेकिन अगर भारत को जीतना है तो सबसे जरूरी है कि रोहित शर्मा थोड़ा टिक कर खेले। पहली पारी में जिस तरह गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर वो आउट हो गए थे, उससे बचें, क्योंकि अगर एक अनुभवी बल्लेबाज एक छोर संभाल कर खेलता है तो निचले क्रम पर, अब जरूरी नहीं है कि पहली पारी में वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने अच्छा खेल लिया तो सारी जिम्मेदारी हर बार हम निचले क्रम पर ही छोड़ दें। तो शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों, खासकर रोहित और चेतेश्वर पुजारा को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बड़ी पारी खेलनी होगी। कब तक मैच का रिजल्ट, हम अगर टी तक मैच जाता है तो उसके बाद ड्रॉ होने के चांसेस हैं या उस तक हम लोग जीत के कुछ करीब पहुंचेंगे? अगर मान लेते हैं कि पहले सत्र में भारत का कोई विकेट नहीं गिरता है और टी तक सिर्फ भारत 3 या 4 विकेट ही खोता है, तब हम क्या मैच को जीत के ले जा सकते हैं? देखिए, ये टेम्परामेंट पे निर्भर करता है, दोनों टीमें किस रवैये के साथ खेलती हैं, आक्रामकता कितनी रहती है। ऑस्ट्रेलिया विकेट लेकर मैच जीतने के इरादे से खेलता है या भारत मैच बचाने के लिए खेलता है या मैच जीतने के इरादे से उतरता है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि लंच से पहले ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि शुरुआती सत्र में नई गेंद के साथ ऑस्ट्रेलियाई तेज आक्रमण बहुत घातक साबित हो सकता है, होता आया है, तो उसको संभल कर खेलना है। और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि रोहित शर्मा का विकेट काफी महत्वपूर्ण है और उन्हें क्रीज पर टिक कर खेलना होगा। गाबा का पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें तो वहां से ये समझ में आता है कि इतने रन कोई चेज नहीं कर पाया। हालांकि 236 मैक्सिमम 1951 में वेस्ट इंडीज ने बनाए थे, तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि 50, 60, 70 साल में कोई टीम इतने ज्यादा रन बना नहीं पाई। तो ये अगर यहां से ये मैच ड्रॉ भी होता है तो मैं कहूंगी कि भारतीयों को इसका श्रेय जाता है, और अगर ये मैच जीतते हैं तब तो सोने पे सुहागा। इसका फाइनल लंदन में होगा। चैंपियनशिप की बात करें तो इसमें भारत को क्या फायदा रहेगा अगर मैच ड्रॉ होता है या भारत जीतता है? मैच ड्रॉ भी होगा तो जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है वो भारत के पास रहेगी, और भारत को हमें ये फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ एक घरेलू श्रृंखला भी खेलनी है, तो वहां से अंक हासिल करने के भारत के पूरे चांसेस है। तो भारत का ड्रॉ से बहुत ज्यादा भारत की सेहत पर असर नहीं पड़ता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए चिंता की बात। भारत को इंग्लैंड के साथ श्रृंखला खेलनी है, टीम में क्या बदलाव अब आप देखेंगे? जबकि हमारे पास 5 बॉलर जो बेंच स्ट्रेंथ में थे वो भी अपनी जगह पक्की करने के लिए बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी है। शार्दुल ठाकुर की बात करें तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस है उनकी, तो किसको आप बाहर बैठा हुआ देखना चाहेंगी और किसको आप अंदर बैठा हुआ? देखिए, निश्चित तौर पर घरेलू, जब हम अपनी धरती पर खेलते हैं और टीम संयोजन जो होता है वो परिस्थितियों के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। भारतीय पिचों पर आक्रमण जो होगा वो स्पिन ओरिएंटेड होगा या तेज गेंदबाजों को तरजीह दी जाएगी। क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो हमें 5 तेज गेंदबाजों की जरूरत थी। अभी यहां पर समीकरण और संयोजन बदल भी सकता है। ईशांत शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो अगर वो फिट होते हैं तो बिल्कुल वो वापसी करेंगे, क्योंकि अनुभव का तो कोई मुकाबला है नहीं, तो उस अनुभव की टीम को जरूरत जरूर होगी। और जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, इन सब की चोटों का क्या सिलसिला रहता है उस पर निर्भर करेगा कि क्या टीम संयोजन सामने आएगा। अब हमारे पास जाडेजा का भी विकल्प है, वॉशिंगटन सुंदर हमारे पास है, तो उम्मीद है कि हो सकता है कि अगली सीरीज में उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाए।
मैंने जैसे कि कहा कि अभी फिटनेस पर और बिल्कुल रोटेशन के तहत अभी हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ इतना अच्छा है, आराम भी दिया जा सकता है। जो प्रमुख खिलाड़ियों को आराम देने की बात, जैसे गौतम गंभीर ने पिछले दिनों कहा था कि जो अनुभवी खिलाड़ी हैं उनको थोड़े आराम देने की जरूरत है और नए खिलाड़ियों पर भरोसा करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि हमें कोई बदलाव देखने को मिले। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की घरेलू क्रिकेट को लेकर कल हुई बैठक में रणजी और विजय हजारे टूर्नामेंट को लेकर फैसला नहीं हो पाया। हालांकि बैठक में यह कहा गया है कि कोरोना के कारण इस बार दोनों में से कोई एक भी टूर्नामेंट कराया जा सकता है। वहीं महिला क्रिकेट के बारे में फैसला लेते हुए बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महिला क्रिकेट टूर्नामेंट मार्च से शुरू हो सकता है। कोरोना के करीब 10 महीने बाद भारत में घरेलू क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। 10 जनवरी से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली जा रही है। T20 टूर्नामेंट बायो बबल में खेला जा रहा है जो 31 जनवरी तक चलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 14वां सीजन मार्च अप्रैल में होना है। ऐसे में बोर्ड लीग के लिए भी विंडो खाली रखना चाहता है। यानी ये पूरा जो साल है क्रिकेट से भरा रहेगा और क्रिकेट की खूबसूरती हम यही कहेंगे कि इस कोरोना काल में भी हमने आईपीएल करा दिया। बिल्कुल आईपीएल कराया और आईपीएल ही एक ऐसा टूर्नामेंट था कि दर्शक जो तरस रहे थे, एकदम खेल गतिविधियां ठप पड़ी हुई थी, मैदान बंद पड़े हुए थे। आईपीएल ने काफी राहत दी और बहुत ही सफल आयोजन रहा। तो अब अगला सत्र जिस तरीके से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी शुरू हो ही चुका है, इंग्लैंड से हमें अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेलनी है और उसके बाद रणजी पर अभी कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन आईपीएल अब ज्यादा दूर नहीं है। तो बहुत, और ये साल ओलंपिक साल भी है और विश्व कप भी होना है साल के आखिर में, तो काफी कुछ है खेलों में। और अब बात इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दी है। जॉनी बेस्टो और डेन लॉरेंस के बीच 52 रन की अटूट साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने टेस्ट के आखिरी दिन ये जीत हासिल की। श्रीलंका ने पहली पारी में 135 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 421 रन बनाए। श्रीलंका ने दूसरी पारी में 359 रन बनाए। दूसरा टेस्ट शुक्रवार से यहीं खेला जाएगा। यह भी एक रोमांचक मैच रहा। बिल्कुल रोमांचक मैच रहा, क्योंकि कल जिस तरह से इंग्लैंड ने 3 विकेट 14 रन पे गवा दिए थे, तो लगने लगा था कि कोई यहां भी कुछ एडिलेड जैसा होने जा रहा है, कुछ उलटफेर होने जा रहा है। लेकिन आज जॉनी बेयरस्टो काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और उन्होंने अच्छी साझेदारी करके उस अनहोनी को होने से बचाया। और जिस मैच में आप 421 रन टीम बना चुकी हो, आपके कप्तान ने डबल सेंचुरी मारी हो और श्रीलंकन टीम का पहली पारी का जो बहुत ही खराब प्रदर्शन था, 135 रन पर आउट होना, वो काफी खामियाजा उसको इसका भुगतना पड़ा। हालांकि मोना, भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन एडिलेड से ही मुझे ध्यान आया कि कल क्या भारत एडिलेड को कहीं दोहरा न दे? बिल्कुल नहीं, कोई मतलब एडिलेड के बाद से ब्रिस्बेन तक के सफर में काफी कुछ घट चुका है और जो कुछ भी हुआ है वो भारत के अनुकूल हुआ है। इससे आत्मविश्वास जरूर बढ़ेगा खिलाड़ियों का और ये युवा ब्रिगेड है, ये इतनी आसानी से हार मानने वाली है नहीं। और अब बात हॉकी की। भारतीय महिला हॉकी टीम और अर्जेंटीना जूनियर महिला हॉकी टीम के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ। भारतीय महिला टीम का अर्जेंटीना जूनियर महिला टीम से 20 जनवरी को अगला मुकाबला होगा और भारतीय टीम अर्जेंटीना की मुख्य टीम के साथ 23 तारीख को मैच खेलेगी। बहरहाल आज के मैच पर सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारतीय महिला हॉकी टीम ने आज शुरू से ही आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन मैच जीतने में नाकाम रही और अंत में मैच ड्रॉ रहा। भारत की ओर से शर्मिला देवी और दीप देश ने एक-एक गोल किए। टीम ने पहले क्वार्टर से ही आक्रामक खेल दिखाया और उसे 8वें और 9वें मिनट में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर के मौके भी मिले। हालांकि टीम इस मौके को भुनाने में नाकाम रही। दूसरे क्वार्टर के 22वें मिनट में शर्मिला ने शानदार गोल कर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि अर्जेंटीना की ओर से पाउला सांतामारीना ने 28वें मिनट में गोल कर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। भारत की ओर से दीप ग्रेसा एका ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 31वें मिनट में बेहतरीन गोल किया और स्कोर 2-1 कर दिया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में अपनी बढ़त बरकरार रखी, लेकिन अंतिम क्वार्टर में मेजबान टीम ने पलटवार किया और 48वें मिनट में ही बीसा ब्रुगेसेर ने गोल कर एक बार फिर स्कोर को 2-2 से बराबर कर दिया। भारतीय टीम ने आखिरी पलों तक बढ़त हासिल करने की कोशिश की और उसे 53वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन एक बार फिर टीम इस मौके का फायदा नहीं उठा सकी और निर्धारित समय तक स्कोर 2-2 से बराबरी पर रहा। लवलीन निगम, स्पोर्ट्स कैन।
मोना, क्रिकेट के बाद हॉकी भी शुरू हो चुका है और रानी रामपाल के नेतृत्व में इस समय जो भारतीय हॉकी टीम है वो अर्जेंटीना के दौरे पर है। हालांकि मुख्य मुकाबला 23 तारीख को होगा और इसे मुख्य मुकाबले से पहले मुकाबला कह सकते हैं, लेकिन आज जो मैच रहा उसमें भारत से उम्मीद थी कि वो जूनियर हॉकी टीम से जीत सकता था। बिल्कुल जीत सकता था। भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है और कोच जो शोर्ड मरीन है वो 23 खिलाड़ियों को लेकर गए हैं और ओलंपिक की तैयारियों के लिए, जब कोरोना से पहले भारतीय टीम काफी अच्छे फॉर्म में थी और ओलंपिक की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बाद ये अचानक ब्रेक आ गया और बेंगलुरु में ही टीम को रुकना पड़ा काफी समय तक लॉकडाउन की वजह से। जो परिस्थितियां रही पूरी पिछले साल की, उनके हिसाब से अगर हम देखा जाए तो काफी कठिन है खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि मैच कोई भी खेला नहीं उन्होंने। प्रैक्टिस करते रहे जरूर, लेकिन एक मैच परिस्थितियां जो होती हैं वो अलग होती हैं और ये सामने जूनियर टीम थी। यहां उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अगर आप 4 या 5 पेनल्टी कॉर्नर चूक जाते हैं, बहुत मुश्किल है। आज की हॉकी में अगर पेनल्टी इतना ज्यादा पेनल्टी पर निर्भर हो गया है खेल, और अगर आप ऐसे में, जबकि लगातार कोच भी बात कर रहे हैं, खिलाड़ी भी बात कर रहे हैं कि हमने लॉकडाउन में और ब्रेक में पेनल्टी कॉर्नर पर और डिफेंस पर काफी मेहनत की, लेकिन दोनों जो गोल हुए हैं अर्जेंटीना के वो डिफेंस लैप्स भारत की साफ उसमें नजर आई है। और 5-6 पेनल्टी कॉर्नर चूकना जूनियर टीम के खिलाफ, ये बिल्कुल भी अच्छी, इस पर मुझे लगता है कि कोच को सीनियर खिलाड़ियों से और युवा खिलाड़ियों से भी इस पर बात करनी होगी। और अब जबकि मुकाबला अर्जेंटीना की सशक्त टीम से होना है। अर्जेंटीना बहुत अच्छी मजबूत टीम है और अब आप देखिए कि 6-7 महीना रह गया है ओलंपिक के लिए और टीम पदक की दावेदारों में से एक गिनी जा रही है, तो ये इस तरीके की गलतियां बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और अब बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विश्व में चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन और ओलंपिक चैंपियन स्पेन की कैरोलिना मारिन ने पुरुष और महिला वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही कल टूर्नामेंट समाप्त हो गया। इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती पहले ही समाप्त हो गई थी। सुनते हैं थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट पे नईम की रिपोर्ट। कोरोना काल के बाद शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट थाईलैंड ओपन में कई भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन कोई भी खिलाड़ी ऊंचाइयों को नहीं छू पाया और टूर्नामेंट के दूसरे दौर तक आते आते सभी भारतीय खिलाड़ी आउट हो गए। हालांकि इस टूर्नामेंट में पुरुषों में विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने और महिलाओं में कैरोलिना मारिन ने अपना दबदबा कायम रखा। महिलाओं के सिंगल्स के फाइनल में मारिन ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताई जू यिंग को हराकर खिताब जीता। मारिन ने यह मुकाबला 21-9, 21-16 से अपने नाम किया। पुरुषों के सिंगल्स में एक्सेल्सन ने 7वीं वरीयता प्राप्त हांगकांग के एंगुस एनजी कालोंग को शिकस्त दी। एक्सेल्सन ने लोंग को 21-14, 21-14 से हराकर लगातार दूसरी बार टूर्नामेंट जीता। एक्सेल्सन ने इससे पहले पिछले साल मार्च में ऑल इंग्लैंड ओपन का खिताब जीता था। महिलाओं के युगल फाइनल में इंडोनेशिया की ग्रेसिया पोली और एप्रियानी राह्यू ने थाईलैंड की जोंग कोल्फान और रेविंडा प्रोंजोंगजेई को 21-15, 21-12 से मात देकर खिताब जीता। पुरुषों के डबल्स में ताइवान के ली योंग और वांग ची लिन ने मलेशिया के गो वी शेम और तेन वी कियोंग को 16-21, 23-21, 19-21 से हराकर खिताब अपने नाम किया। मिक्स्ड डबल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त थाईलैंड के डेचापोल पाओ वारानुकुरोह और सेप्सरी टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया के प्रवीण जॉर्डन और मलाती दिवा ओ को 21-3, 20-22, 21-18 से शिकस्त देकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों से हमें बहुत उम्मीदें थी मोना, लेकिन शायद उन उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे। बिल्कुल खरे नहीं उतर पाए। आप देखिए साइना नेहवाल और पीवी सिंधु, जिनको ओलंपिक में पदक की दावेदार माना जा रहा है, वो सत्र की शुरुआत की टूर्नामेंट में ही पहले दूसरे दौर में जिस तरीके से बाहर हुए हैं वो बहुत ही निराशाजनक है। पुरुष वर्ग में भी कोई खिलाड़ी कमाल नहीं कर सका, तो भारतीयों के लिए ये टूर्नामेंट बहुत ही निराशाजनक रहा। और दूसरी तरफ विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिना मारिन को देखिए, एक्सेल्सन ने वही फॉर्म बरकरार रखा है जो उन्होंने कोरोना काल से पहले छोड़ा था। ऑल इंग्लैंड जीते थे और ये टूर्नामेंट उन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। और कैरोलिना मारिन ओलंपिक से पहले ही उसी फॉर्म में नजर आ रही हैं। अभी टोयोटा थाईलैंड ओपन जो शुरू होने जा रहा है कल से, तो उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी उसमें वापसी करेंगे फॉर्म में और साइना और सिंधु वापस पदक उम्मीद के रूप में उभरेंगी। उम्मीदों के साथ कि साइना और सिंधु वापस पदकों की उम्मीद में हमारी उम्मीदों पर कायम होंगे। और वो ना बिल्कुल वक्त नहीं है हम और खबरों पर चर्चा करें। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।
एक बार फिर नजर अब तक की खास खबरों पर। ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने चौथे दिन बिना कोई विकेट गंवाए 4 रन बना लिए हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम और अर्जेंटीना जूनियर महिला टीम के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में विक्टर एक्सेल्सन और कैरोलिना मारिन ने पुरुष और महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है और फुटबॉल में इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट में चेन्नई एफसी का मुकाबला ईस्ट बंगाल से हो रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को इजाजत दीजिए। नमस्कार।